साथियों, आप हिंदी में किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? या तो फिर शब्दों का प्रयोग करते हैं या फिर आप वाक्यों का प्रयोग करते होंगे। तो साथियों, आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है साथियों वाक्य एवं वाक्यों के भेद, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार में करने वाले हैं। तो आप सेशन से जुड़े रहिए। आप अंत तक अगर सेशन को देखेंगे तो आपका वाक्य एवं वाक्यों के भेद का पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा साथियों और तैयार हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं साथियों हम अपने इस अध्याय को, यानी कि वाक्य एवं वाक्यों के भेद। क्या साथियों? वाक्य एवं वाक्यों के भेद। वाक्य एवं वाक्यों के भेद की बात करें साथियों, वाक्य एवं वाक्यों के भेद, आपने इस थंबनेल में भी देखा वाक्यों के भेद। अब मुझको एक बात बताइए कि हिंदी भाषा को निर्मित करने के कितने अंग होते हैं? क्या साथियों? हिंदी भाषा को निर्मित करने के कितने अंग होते हैं, यह क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा को निर्मित करने के अंग, यानी कि हिंदी भाषा का निर्माण 3 अंगों से किया जाता है। क्या साथियों? हिंदी भाषा का निर्माण 3 अंगों से किया जाता है। 3 अंगों से किया जाता है। वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं बताइए? हिंदी भाषा का निर्माण 3 अंगों से किया जाता है। वो 3 अंग कौन कौन से हैं मुझको बताएंगे आप? वो 3 अंग कौन कौन से हैं बताइए? वो 3 अंग कौन कौन से हैं हिंदी भाषा को निर्मित करने के? देखिए साथियों, जो हिंदी भाषा को निर्मित करने के 3 अंग हैं ना, वो आपका नंबर 1 है क्या? वर्ण। क्या है साथियों? वर्ण है। और दूसरा कौन सा है पता है? दूसरा है आपका शब्द। क्या साथियों? दूसरा है शब्द। और तीसरा कौन सा है आपको पता है? तीसरा है साथियों वाक्य। क्या है? वाक्य है। अब देखिए साथियों, नंबर 1 कौन सा है? वर्ण है। नंबर 2 है साथियों शब्द और नंबर 3 है वाक्य। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हम शब्दों की करेंगे, उसके बाद साथियों वाक्यों की करेंगे और फिर साथियों धीरे धीरे वाक्य को पूरे तरीके से कंप्लीट करते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा साथियों किसकी करेंगे पता है? थोड़ी सी चर्चा करेंगे वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं मुझको एक बात बताइए कि वर्ण किसे कहते हैं? क्या साथियों? वर्ण किसको कहते हैं? क्या आप मुझको बताएंगे वर्ण किसे कहते हैं? देखिए साथियों, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये आप जानते होंगे। और साथियों एक बात और बताऊं मैं इसमें, वर्ण में, यानी कि वर्ण का अपना कोई अर्थ भी नहीं होता है। अपना कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। इसके बारे में आप जानते होंगे, अर्थ नहीं होता। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि, यानी कि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपसे पता है क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा आ, फिर मैंने कहा साथियों का, मैंने कहा साथियों गा। अब मुझको एक बात बताइए, क्या इसके माध्यम से, इन वर्णों के माध्यम से हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं? भाई मुझको तो नहीं लग रहा है कि हम आज से किसी बात को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा सकते हैं। क्या किसी दूसरे व्यक्ति से हम आ कह करके कोई चीज मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब देखिए साथियों, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों शब्द की, कि शब्द किसे कहते हैं आप मुझको बताइए। देखिए, शब्दों का निर्माण कैसे होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है ना, तो चिंता मत करिए, मैं आपको बताने वाला हूं शब्दों का निर्माण कैसे होता है। देखिए, शब्दों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि वर्णों का, लिखिए थोड़ी सी बात इनके बारे में। वर्णों का एक क्रमबद्ध, क्या साथियों? क्रमबद्ध एवं सार्थक योग। वर्णों का एक क्रमबद्ध एवं सार्थक योग। वर्णों का एक क्रमबद्ध एवं सार्थक योग शब्दों का निर्माण करता है, यानी कि शब्दों का या फिर शब्द का निर्माण करता है। क्या करता है? शब्द का निर्माण करता है। कहने का मतलब साथियों पता है क्या है? यानी कि वर्णों का एक क्रमबद्ध और सार्थक योग, वर्णों का एक क्रमबद्ध एवं सार्थक योग
शब्दों का निर्माण करता है। कैसे पता है, देखना। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बाकी को बड़े विस्तार में पढ़ने वाले हैं। देखना आप कैसे करता है। मैंने आपसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कहा अ, उसके बाद में साथियों ये ध, इस पर हलंत है, फिर क्या है साथियों पता है, लघु ई है, फिर लघु ई है, फिर साथियों पता है अधि, फिर का है, इसके बाद साथियों हलंत है, और फिर क्या है आ है। अब देखना ये क्या है साथियों, ये वर्ण है, ये क्या है, वर्ण है। इन वर्णों के माध्यम से हम एक शब्द का निर्माण करने वाले हैं। मैंने जैसे कि कहा साथियों, अगर हम इसको एक व्यवस्थित रूप में तैयार करें इस शब्द को, जैसे कि आ के बाद क्या हो जाएगा साथियों, आ हो जाएगा। उसके बाद धा पर क्या, आधा धाय हलंत है, यानी कि ध, यानी कि अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कहने का माध्यम है साथियों, वर्णों का एक सार्थक और एक व्यवस्थित समूह, वर्णों का एक सार्थक और एक व्यवस्थित समूह किसका निर्माण कर रहा है साथियों, इस शब्द का निर्माण कर रहा है। यानी कि इस शब्द का अपना एक अर्थ भी तो है ना भाई, इस शब्द का अपना एक अर्थ है। अधिक का मतलब होता है ज्यादा, मात्रा में ज्यादा, फिर संख्या में ज्यादा कह सकते हैं। अब देखिए साथियों, अब बताए इसकी दूसरी लाइन क्या बन सकती है, इसकी दूसरी लाइन बन सकती है साथियों शब्द की, पता है क्या है, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अपना एक अर्थ होता है। सार्थक इकाई क्या कहलाती है साथियों, सार्थक इकाई क्या कहलाती है पता है आपको, शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। आपको ये बात अवश्य समझ में आई होगी। कहने का मतलब सबसे पहले मैंने वर्ण की बात की, उसके बाद मैंने वर्णों का प्रयोग करके शब्द का निर्माण किया, और फिर हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, और शब्द का निर्माण कैसे किया, वर्णों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित योग या फिर समूह क्या कहलाता साथियों, किसका निर्माण करता है, शब्द का निर्माण करता है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं साथियों किसके बारे में, वाक्य के बारे में। वाक्य किसे कहते हैं, देखना साथियों, हमारा पूरा अध्याय किस पर डिपेंड था आज का, हमारा था साथियों वाक्य पर। अब वाक्य की परिभाषा से पहले साथियों देखना, वाक्य की बात करते हैं। वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं, वाक्यों की परिभाषा कैसे बन सकती है। मैंने आपसे कहा साथियों, जैसे कि शब्दों का, देखना शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक योग, क्रमबद्ध एवं सार्थक योग वाक्य का निर्माण करता है, वाक्य का निर्माण करता है। कैसे करता है पता है, वाक्य का निर्माण करता है, यानी कि शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक योग वाक्य का निर्माण करता है। पता है कैसे करता है, मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा, देखना मैंने लिखा साथियों, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा आपके सामने, राम है पीता दूध, यानी कि राम पीता, ये राम है पीता दूध, राम है पीता दूध। क्या ये वाक्य सही है, बताइए आप, क्या ये वाक्य सही है? मुझको ये वाक्य सही नहीं लग रहा। चलो एक वाक्य और लिखता हूं, मैंने आपके सामने एक वाक्य और लिखा, मैंने लिखा राम दूध पीता है, राम दूध पीता है। अब मुझको एक बात ये बताइए कि ऊपर वाला वाक्य सही है या फिर नीचे वाला वाक्य सही है। साथियों मुझको तो ये लग रहा है कि ऊपर वाला वाक्य गलत लग रहा है और नीचे वाला वाक्य साथियों सही लग रहा है। पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जो शब्द है ना वो इधर उधर हैं। हमेशा याद रखेंगे साथियों, कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो चाहे वो हिंदी भाषा हो, हम बात कर रहे हैं अपनी हिंदी भाषा की। हमारी हिंदी भाषा को लिखने का एक तरीका है, एक क्रमबद्ध तरीका है, जिसके माध्यम से हम उस वाक्य के अर्थ को समझ सकें। जैसे कि साथियों हिंदी भाषा में सबसे पहले एक बात आती है कर्ता पद की, उसके बाद बात आती है कर्म पद की, और उसके बाद में बात आती है साथियों पता है किसकी? क्रियापद की। जैसे कि देखना इसमें देखना आप, ये क्या है साथियों? कर्ता पद। ये क्या है साथियों? कर्ता पद है। ये क्या है साथियों? कर्म पद। और ये तीसरा क्या है पता है? ये क्रियापद है।
ये क्रियापद है। कहने का मतलब है हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता पद आता है, उसके बाद में कर्म पद आता है और उसके बाद में साथियों क्रियापद आता है। कह सकते हैं पदों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध योग वाक्य का निर्माण करता है। क्या कह सकते हैं? पद का या फिर पदों का एक क्रमबद्ध और एक सार्थक योग वाक्य का निर्माण करता है, और साथियों शब्दों का भी एक क्रमबद्ध और सार्थक योग वाक्य का निर्माण करता है। ये वाक्य की सही परिभाषा बन जाती है। ये वाक्य की सही परिभाषा बन जाती है। अब देखना साथियों, यहां से आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा में शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी भाषा में वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। देखना, अगर मैं आपसे बात कहूं हिंदी भाषा में लिखना, हिंदी भाषा में हेडिंग बना के लिखना, हिंदी भाषा में वाक्यों के भेद कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं पता है आपको? देखना इसमें आप, जैसे कि लिखना नंबर 1 साथियों, रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? वाक्यों के भेद पता है आपको? और दूसरा पता है क्या होता है? दूसरा होता है साथियों, लिखना आप इसमें, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। क्या साथियों? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। क्या साथियों? अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अब आप कहेंगे साथियों ये क्या मैटर कर दिया आपने, यानी कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, फिर अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। हाँ साथियों, ये वाक्यों के 2 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पूछता है आपकी परीक्षा में, अर्थ के आधार पर भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, बार-बार प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो अर्थ के आधार पर होते हैं ना वाक्यों के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 3 होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है आपको? कौन कौन से होते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूं। एक होता है साथियों साधारण, क्या साधारण, या इसको कह सकते हैं सामान्य वाक्य। क्या? साधारण या फिर सामान्य वाक्य कह सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। और दूसरा कौन सा होता है पता है आपको? दूसरा होता है साथियों संयुक्त वाक्य। क्या? दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। इन सभी वाक्यों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा होता है साथियों इसमें मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार होते हैं साथियों रचना के आधार पर। अब बात करें साथियों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं आपके पता कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। यानी कि रचना के आधार पर होते हैं 3, साधारण या फिर सामान्य वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है साथियों मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर होते हैं साथियों 8 वाक्य। बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? हिंदी भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण होता है, शब्द होता है, और साथियों क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्यों का शब्दों का निर्माण कैसे होता है मैंने बताया, वर्णों का निर्माण कैसे होता है, और साथियों फिर वाक्यों का निर्माण कैसे होता है? शब्दों के माध्यम से। शब्दों का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित योग वाक्यों का निर्माण करता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण या फिर सामान्य वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, और एक साथियों मिश्र वाक्य होता है। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये बात समझ में आई होगी साथियों। अब देखना, इससे आगे हम पीपीटी के द्वारा पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है, यानी कि हमने क्या स्टार्ट किया था? वाक्य या फिर वाक्य के भेद। क्या स्टार्ट किया था हमने साथियों? वाक्य और वाक्यों के भेद। देखना हमने क्या किया था? वाक्य एवं वाक्यों के भेद। इसको हम पीपीटी के माध्यम से पूरे अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे। देखना आप, यानी कि इसमें पहले लिखा गया है साथियों, पता है क्या? वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि वाक्य की डेफिनेशन क्या लिखी गई है? यानी कि शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या फिर आदान प्रदान करता है, यानी कि अपनी बात को पहुंचाता है और उसकी बात को ग्रहण करता है। किसके माध्यम से? वाक्यों के माध्यम से। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और एक सामान्य वाक्य में साथियों कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। मैंने अभी यह बात आपको समझाई थी, यानी कि मैं आपसे एक उदाहरण के माध्यम से मैंने कहा साथियों, मोहन
स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। अब इसमें एक बात मुझको ये बताइए, जैसे कि एक वाक्य है, क्या है, एक वाक्य है, मोहन क्या है पता है, मोहन है साथियों कर्ता पद, क्या है मोहन, कर्ता पद है। स्कूल क्या है पता है, कर्म पद है, स्कूल कर्म पद है। और जाता क्या है पता है, ये आपकी क्रिया है साथियों, ये क्रियापद है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि एक सामान्य वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखना आगे, जैसे कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। वही एक ऐसा शब्दों का ग्रुप या फिर समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, जिसके माध्यम से हम किसी बात को समझ पाएं, वो क्या कहलाता है साथियों, वाक्य कहलाता है। वही तो वाली बात है ना, वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है। भाई एक वाक्य लिखा हुआ है कि सत्य की विजय होती है, सही बात है, सत्य की ही विजय होती है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो सत्य होता है ना उसकी विजय होती है। यह एक वाक्य है, यह एक वाक्य ही तो है, क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है कि सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। जैसे कि सत्य विजय होती है। अब देखिए इसमें दूसरा लिख रहा है साथियों, सत्य विजय होती है। इसका मतलब क्या है, सत्य विजय का मतलब क्या होता है, नहीं ये बात गलत है। क्यों गलत है पता है, इसमें आएगा सत्य की विजय होती है। कहने का मतलब अगर हम कहेंगे सत्य विजय होती है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं और आप भी कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब होता है उस वाक्य में शब्दों का और पदों का एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए, जिससे हम उस बात को आसानी से समझ सकें। देखना यह वाक्य नहीं है, यह कोई वाक्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। अब देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है साथियों, वाक्य के दो अंग या फिर भेद होते हैं। वाक्य के दो अंग या फिर भेद होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है साथियों उद्देश्य और एक होता है साथियों विधेय। ये क्या होता है साथियों, समझेंगे ये क्या होता है। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपसे कहा, रीता स्वादिष्ट खाना पकाती है, रीता स्वादिष्ट खाना पकाती है, रीता स्वादिष्ट खाना पकाती है। अब देखना इसमें साथियों, रीता क्या कर रही है, स्वादिष्ट खाना पका रही है। इसमें बात किसकी की जा रही है, बात साथियों रीता की जा रही है। बात किसकी की जा रही है साथियों, बात इसमें रीता की जा रही है। रीता कैसा खाना पकाती है, स्वादिष्ट। और ये क्या साथियों, जिसकी बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य। और जो उद्देश्य के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिसकी बात की जाए वाक्य में, जिसकी बात वाक्य में की जाती है उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो उद्देश्य के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी प्रदान करे उसे साथियों विधेय कहते हैं। कहने का मतलब है रीता क्या है, उद्देश्य, क्योंकि इसकी बात की जा रही है। स्वादिष्ट खाना पकाती है, ये क्या है, विधेय, जो कि रीता के बारे में बता रहा है। मैंने कहा कि अमन अच्छी ड्राइविंग करता है, तो ड्राइविंग कौन करता है, अमन। बात किसकी की गई है, बात साथियों अमन की गई है। और क्या बात की गई है, क्योंकि वह ड्राइविंग अच्छी करता है, तो इसमें उद्देश्य अमन है और जो ड्राइविंग करना है वो क्या है साथियों, वो विधेय है। कहने का मतलब वाक्य के कितने तत्व या फिर अंग होते हैं, दो होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ये बात अवश्य आपकी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं साथियों, देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं, अभी समझाया मैंने, अब इसके माध्यम से पढ़ते हैं। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि साथियों मोहन प्रयाग में रहता है, अब बात किसकी की गई है, मोहन की, तो मोहन कौन हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और प्रयाग में रहना क्या हो जाएगा साथियों, ये विधेय हो जाएगा। इस वाक्य में मोहन के बारे में बात की गई है, इसलिए मोहन को उद्देश्य कहा गया है। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, जैसे कि साथियों बात करते हैं विधेय की। विधेय किसे कहते हैं, मैं समझा चुका हूं, इसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ते जा रहे हैं। जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी कि जो उद्देश्य के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे कि मोहन प्रयाग में रहता है, अब साथियों मोहन तो उद्देश्य हो गया, लेकिन प्रयाग में रहना क्या हो गया साथियों, ये विधेय हो गया। बात समझ में आई, यानी कि प्रयाग में रहना विधेय हो गया। आगे देखते हैं। अब देखना, यानी कि वही मोहन प्रयाग में रहता है, मोहन उद्देश्य हो गया और प्रयाग में रहना क्या हो गया साथियों, विधेय हो गया। बात समझ में आई। आगे देखते हैं।
देखना, वाक्य के भेद, वही वाली बात है, मैंने अभी आपको बताया था वाक्य के भेद या फिर कितने अंग होते हैं। वाक्य के साथियों दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मैंने अभी आपको कितने बताए थे? 8 बताए थे। कितने साथियों? 8 बताए थे। और रचना के आधार पर कितने बताए थे? 3 बताए थे। कौन कौन से साथियों? एक था आपका पता है कौन सा? साधारण या फिर सरल वाक्य। क्या साधारण या कह सकते हैं सरल वाक्य। दूसरा था साथियों संयुक्त वाक्य। कौन सा? दूसरा संयुक्त वाक्य था। और तीसरा था आपका साथियों मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य। इसकी चर्चा मैं पहले आपके सामने कर चुका हूं। कहने का मतलब है पहला साधारण वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त होता है, तीसरा मिश्र होता है। क्या होता है? मिश्र होता है। देखिए आगे, अर्थ के आधार पर साथियों मैंने कितने बताए थे? 8 बताए थे। वो 8 कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। नंबर 1 है साथियों विधान वाचक वाक्य। इसको सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरा होता है निषेध वाचक वाक्य, यानी कि नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव वाक्य। तीसरा होता है साथियों प्रश्नवाचक वाक्य। आगे देखते हैं अगला साथियों, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में चौथा होता है, क्या पता है? विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला होता है आज्ञावाचक वाक्य। फिर होता है साथियों इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद में होता है संकेतवाचक वाक्य। और उसके बाद में होता है संदेहवाचक वाक्य। कहने का मतलब अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं या फिर प्रकार होते हैं। इन सभी प्रकारों की, इन सभी भेदों की चर्चा हम विस्तार में करने वाले हैं। देखते हैं साथियों आगे। नंबर 1 है साथियों विधानवाचक वाक्य। ये होता क्या है? विधानवाचक वाक्य क्या होता है? क्या आपको पता है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। कैसे? मैंने कहा सूर्य पूरब में उगता है। भाई हमको जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाँ सूर्य पूरब में ही उगता है। मैंने कहा कि चंद्रमा रात में चमकता है। चंद्रमा रात में चमकता है, बात सही है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाँ चंद्रमा रात में ही चमकता है। मैंने कहा अमन रोजाना व्यायाम करता है। मुझको अमन के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाँ अमन रोजाना व्यायाम करता है। कहने का मतलब है जिसके द्वारा, ऐसा वाक्य जिसके द्वारा किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो, किसी बात की जानकारी प्राप्त हो, वो कैसे वाक्य कहलाते हैं? वो साथियों साधारण वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हाँ भारत एक देश है। वास्तव में यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारत एक देश ही है। जैसे कि राम के पिता का नाम दशरथ था। वास्तव में सही बात है कि राम के पिता का नाम दशरथ ही था। यह जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। जैसे कि इसमें कहा है कि दशरथ अयोध्या के राजा थे। बात बिल्कुल सही है, सही जानकारी है कि हाँ दशरथ अयोध्या के राजा ही थे। यानी कि वह वाक्य जिसके माध्यम से किसी प्रकार की सामान्य जानकारी प्राप्त होती है वो कैसे वाक्य कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अवश्य आ रही होगी। आगे देखते हैं साथियों निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से कार्य का ना होना पाया जाए, ना होने का भाव पाया जाए। मैंने कहा आप स्कूल नहीं जाते हो, यानी कि इसमें स्कूल नहीं जाने की बात की गई है। मैंने कहा अंकुर रोजाना दूध नहीं पीता है, तो अंकुर के बारे में जानकारी प्राप्त ये हो रही है कि अंकुर रोजाना दूध नहीं पीता है। मैंने कहा आप रोजाना इंग्लिश नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा आप रोजाना अपनी किताब से कहानी नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा रोजाना अमित बाजार नहीं जाता है। यानी कि इन ऐसे वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, निषेधवाचक वाक्यों में किसी बात के, किसी काम के ना होने का भाव पाया जाता है। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया। इसमें बात क्या की गई है? दूध मैंने नहीं पिया। राम ने खाना नहीं खाया, यानी कि खाना राम ने नहीं खाया। इसमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? जो खाना है ना वो राम ने नहीं खाया है। रवि क्रिकेट नहीं खेलता, इसमें जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि जो रवि है ना वो क्रिकेट नहीं खेलता है, किसी दूसरे खेल को खेलता है, लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ऐसे वाक्यों में ना का भाव पाया जाता है, नहीं का भाव पाया जाता है। ये बात आपकी समझ में अवश्य आई होगी। देखते हैं साथियों आगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? क्या आपको पता है? देखिए वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा आप वहां क्यों खड़े हो? आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्या आपने आज पढ़ाई की? क्या आपने आज हिंदी पढ़ी?
कहने का मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न किया जाता है डायरेक्ट। जैसे कि भारत क्या है, पूछ रहा है कोई व्यक्ति भारत क्या है, प्रश्न किया कि भारत क्या है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हमेशा ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। कहने का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। राम के पिता कौन है, कौन है बताइए, प्रश्न किया जा रहा है कि राम के पिता कौन है। दशरथ कहाँ के राजा हैं, या फिर दशरथ कहाँ के राजा थे। ऐसे वाक्यों में प्रश्न किया जाता है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। जैसे कि अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये वाक्य कौन से होते हैं? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार के का गहरा अनुभव अथवा गहरे भाव को व्यक्त किया जाता है, उसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब साधारण शब्दों में जिस वाक्य को देख करके सुन करके आश्चर्य पैदा हो, वो कैसे वाक्य कहलाते हैं? वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ओहो आप तो यही हैं, ओहो आप वहां क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आहा आप मैच जीत गए। मैंने कहा वाह आप तो अच्छे खिलाड़ी हैं। कहने का मतलब है ऐसे वाक्यों में आहा, ओहो, अरे, अरे आप यहाँ, अरे आप यहाँ, अरे आप वहां, अरे कितनी गर्मी है, ओह कितनी गर्मी है, आहा कितना सुंदर फूल है। ऐसे वाक्यों में साथियों आश्चर्य पैदा होता है। ऐसे वाक्यों को सुन करके, ऐसे वाक्यों को देख करके हमको आश्चर्य पैदा होता है, आश्चर्यजनक सूचना मिलती है। देखते हैं साथियों आगे। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? वह वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति को कोई आज्ञा दी जाती है, क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक। वे वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना की जाती है, यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। मैंने आपसे कहा आप यहीं बैठे रहिए, आप वहां जाइए, आप बाहर जाइए, आप अंदर आइए, आप वहीं बैठे रहना, आपको बाजार जाना होगा, आप बाजार जाइए अभी। कहने का मतलब है ऐसे वाक्यों में यानी कि आज्ञा दी जाती है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है। मैंने कहा कृपया आप यहाँ आ जाइए, कृपया मेरा काम कर दीजिए। कहने का मतलब है ऐसे वाक्यों में साथियों आज्ञा भी दी जाती है और प्रार्थना भी की जाती है। जैसे कि उपदेश, आदेश, अनुमति, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें, आप यहाँ बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए, आप कक्षा से बाहर जाइए, आपको हिंदी को पढ़ना ही होगा, आप हिंदी पढ़िए, आप अभी हिंदी पढ़िए क्योंकि आपकी परीक्षा आ रही है। कहने का मतलब है आज्ञावाचक वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना भी की जाती है, आदेश दिया जाता है। साथियों आगे देखते हैं। इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है या फिर ज्ञान होता है, वो कैसे वाक्य कहलाते हैं साथियों? वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि भगवान तुम्हें तुम्हारी परीक्षा में पास कर दे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, लंबी आयु करे, भगवान तुम्हारी लंबी आयु प्रदान करे, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। मैं आशा करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम अपनी परीक्षा में पास हो जाओ। यानी कि ऐसे वाक्यों में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं साथियों, यानी कि आगे है संकेतवाचक वाक्य। ये कैसे वाक्य होते हैं पता है? ऐसे वाक्यों में, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, अथवा जिन वाक्यों में किसी संकेत या फिर इशारे का बोध होता है, वो कैसे वाक्य कहलाते हैं? वो साथियों संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी, यानी कि यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी, यह संकेत है। अगर वर्षा अच्छी होगी तो ही फसल अच्छी होगी। अगर आप परिश्रम करोगे तो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। अगर आप कठिन परिश्रम से पढ़ाई करोगे तो अपनी कक्षा में नंबर 1 यानी कि टॉप करोगे। कहने का मतलब है ऐसे वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। राम का घर उस तरफ है, इशारा है जो राम का घर है ना वो उस तरफ है। अमन उधर गया है, राधा उधर नृत्य कर रही है, श्याम उधर बंसी बजा रहा है। कहने का मतलब क्या है? ऐसे वाक्यों में संकेत या फिर इशारे का बोध होता है। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं साथियों? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं अभी। संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें संदेह पैदा हो, जैसे कि
जिन वाक्यों में संदेह या फिर शंका की संभावना व्यक्त की जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद शाम को वर्षा हो, शायद पता नहीं है, निश्चित नहीं है, हो या ना हो। संदिग्ध में शायद राम आज आए, शायद मधु आज खाना पकाए। यानी कि संदेह, पता नहीं है, निश्चित नहीं है। शायद तुम कक्षा को बड़े ध्यान से देख रहे हो, यानी कि मुझको निश्चित नहीं है कि आप देख रहे हैं कि ध्यान से नहीं देख रहे हैं। शायद संदेह, मेरे अंदर शंका है। शायद आप कक्षा के साथ कोई क्लास देखने के साथ कोई अन्य काम भी तो कर रहे होंगे। कहने का मतलब है इसमें शंका या फिर संदेह पैदा होता है संदेहवाचक वाक्यों में। हो सकता है राजेश आ जाए, निश्चित नहीं है, हो सकता है आए या फिर ना भी आए, लेकिन हो सकता है, संदेह पैदा हो रहा है। यानी कि अब तक फसल कट चुकी होगी, कहने का मतलब है निश्चित नहीं है कटी होगी या फिर नहीं कटी होगी। शायद फसल कट गई हो और शायद फसल नहीं कटी हो, कहने का मतलब है एक संदेह पैदा है मन के अंदर, एक शंका पैदा हो रही है, निश्चित नहीं है हो या फिर ना हो। आगे देखते हैं साथियों। अब देखिए मैंने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद आपको बताए। अब देखते हैं साथियों, रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद बताए थे मैंने? 3। एक सामान्य या फिर साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा साथियों कौन सा था? मिश्रित वाक्य। देखिए नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगला पहला है साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य। ये कैसे वाक्य होते हैं? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधि हो, वो कैसे वाक्य कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधि हो, वो वाक्य कैसे कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, इस बात को भी आप याद रखना। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं साथियों। जैसे कि एग्जाम्पल की उदाहरण के माध्यम से देखना। मुकेश पढ़ता है, मुकेश क्या है? कर्ता है, और पढ़ता क्या है? क्रिया, यानी कि एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। रोहन खेलता है, रोहन करता है और खेलता क्या है साथियों? क्रिया है, एक कर्ता एक क्रिया। राकेश ने भोजन किया, राकेश करता है और भोजन किया, एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। रवि क्रिकेट खेलता है, रवि उद्देश्य है और ये क्या है साथियों? विधेय है। यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय सरल वाक्यों में होते हैं। बात समझ में आ रही होगी अवश्य। आगे देखते हैं साथियों। जैसे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? पता है आपको संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि यानी कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं ना, वो वाक्य यानी कि 2 उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं और वो जो उपवाक्य होते हैं ना, उनका अपना एक अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। और ऐसे जो संयुक्त वाक्य होते हैं ना, वो किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। यानी कि संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं आपस में, और ये 2 उपवाक्य होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं साथियों। जैसे कि दूसरे शब्दों में कहें, इसकी परिभाषा और क्या बन सकती है? संयुक्त वाक्य की। यानी कि जब 2 सरल वाक्य, एक सरल और एक मिश्र वाक्य आपस में समुच्चय बोधक अव्ययों, जैसे कि कौन कौन से अव्यय हो सकते हैं, इस बात को आप याद रखना। ये और हो सकता है, तथा हो सकता है, या हो सकता है, अथवा हो सकता है, इसलिए हो सकता है, अतः हो सकता है, फिर भी हो सकता है, तो हो सकता है, नहीं तो हो सकता है, किंतु हो सकता है, परंतु, लेकिन, पर आदि। इन सभी समुच्चय बोधक अव्ययों से संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। यानी कि आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और कौन से वाक्य कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं साथियों। जैसे कि एग्जाम्पल का इसका उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण क्या है? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। कहने का मतलब है वह सुबह गया, इसका अपना अर्थ है, शाम को लौट आया, इसका अपना एक अर्थ है, और किससे जुड़ा है? समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यानी कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब है किंतु के द्वारा जुड़ा हुआ है। बादल घिरे और मोर नाचने लगे। यानी कि जैसे ही बादल घिरे
तो मोर नाचने लगे, यानी कि किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ये समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ होता है संयुक्त वाक्य। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं साथियों। अगला है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहां से उदाहरण आपको यह बात अवश्य, यानी कि कौन कौन से समुच्चय बोधक अवयव के माध्यम से ये जुड़े हुए होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य यानी कि मुख्य वाक्य होता है, उपवाक्य हो, और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तथा जो आपस में किसके द्वारा जुड़े हों, कि के द्वारा, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से क्या होते हैं साथियों, जुड़े होते हैं मिश्र वाक्य। इन सभी जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, जो मैंने लिखे हैं आपस में, यानी कि जी, जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, इन सभी अव्ययों से क्या होते हैं, मिश्र वाक्य जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्य जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों उपवाक्य। बात समझ में आ रही? उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यानी कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। भाई मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि भारत जीतेगा, यानी कि मेरा विश्वास किस पर निर्भर करता है, कि भारत जीतेगा। भारत के जीतने पर मुझे पूरा विश्वास है, यानी कि एक उपवाक्य का प्रभाव दूसरे उपवाक्य पर पड़ता है। देखिए जैसे कि फसल वही, यानी कि सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, यानी कि सफलता किस पर निर्भर कर रही है, परिश्रम पर निर्भर कर रही है। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते, यानी कि आपकी सफलता आपके परिश्रम पर निर्भर कर रही है। अगर आप मन से और ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे तो आप अपनी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ये बात साथियों मिश्र वाक्य में कही गई है। जैसे कि जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगे, यानी कि मोर का नाचना किस पर निर्भर कर रहा है, बादलों के घिरने पर। जैसे ही बादल घिरे हैं मोर नाचने लगे, एक उपवाक्य का प्रभाव दूसरे उपवाक्य पर पड़ रहा है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, सूरज निकला और फूल खिल उठे। कहने का मतलब फूलों का खिलना किस पर निर्भर कर रहा है, सूरज के निकलने पर निर्भर कर रहा है। साथियों मैंने इस क्लास में, इस सेशन में आपसे वाक्यों के बारे में डिटेल से, विस्तार से चर्चा की है। वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, वाक्यों के कितने भेद होते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे सेशन का। मैंने आपको बताया कि वर्णों का निर्माण कैसे होता है। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा को लिखने का पहला स्टेप वर्ण होता है, और फिर मैंने बताया कि वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद मैंने साथियों शब्दों की चर्चा की, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूचे शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों का अपना एक सार्थक अर्थ होता है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द ही होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में साथियों मैंने वाक्य की चर्चा की कि शब्दों का एक व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध योग किसका निर्माण करता है, वाक्य का निर्माण करता है। साथियों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण या फिर सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है साथियों। फिर मैंने आपसे चर्चा की अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकारों की चर्चा साथियों मैंने विस्तार से आपके सामने की है। मैंने आपसे कहा साथियों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और जो वाक्य होता है ना साथियों उसके 2 तत्व होते हैं, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साथियों बताए क्या, उद्देश्य, और एक होता है विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसकी बात की जाती है वाक्य में, और विधेय होता है जो उद्देश्य के बारे में बात बताए, यानी कि उद्देश्य वह होता है जिसकी वाक्य में बात की जाती है, और विधेय वह होता है जो उद्देश्य के बारे में बताए, पूरी जानकारी प्रदान करे, वह उद्देश्य होता, वो विधेय होता है साथियों। उद्देश्य के बारे में जानकारी बताई जाती है और विधेय उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और फिर मैंने साथियों विस्तार में उदाहरण के माध्यम से डिटेल में इसका ऑपरेशन किया है वाक्य एवं वाक्य के भेद का। आपको सेशन अवश्य समझ में आया होगा, पूरी क्लास समझ में आई होगी। साथियों अगर आप इसी प्रकार से हिंदी को पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे मेरी क्लास से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं आपकी हिंदी की तैयारी को मजबूत करने के लिए आता हूं। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो साथियों वादा करता हूं आपकी परीक्षा में हिंदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
और आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी प्रकार हिंदी की क्लासेस से जुड़े रहिए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए, शिक्षा को ग्रहण कीजिए। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध होती है, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है साथियों, या फिर होती है कि जो जितना पीता है उतना ही, दूध का मतलब साथियों पुल्लिंग, शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है उतना ही दौड़ता है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस सेशन को साथियों विराम देता हूं। फिर मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।